अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 के नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट मूवमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। प्लांट्स मूवमेंट्स में सबसे पहले हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और उसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें ऑटोनॉमिक मूवमेंट शामिल हैं और उसकी टाइप्स में शामिल हैं टेक्टिक मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स एंड टर्गर मूवमेंट्स। फिर उसके बाद हमने पैराटॉनिक मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। पैराटॉनिक मूवमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स जिनको ट्रॉपिज्म भी कहते हैं और नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स की 5 टाइप्स हैं, वो स्टिमुलस ऑफ की बेस के ऊपर मोस्टली उनको नेम करते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियो या ग्रेवियोट्रॉपिज्म। एक टाइप हमारी डियर स्टूडेंट्स रह गई थी पैराटॉनिक मूवमेंट की, सेकेंड टाइप, जिसको हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, नास्टिक मूवमेंट्स जो हैं बेसिकली दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। पैराटॉनिक मूवमेंट्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं पैराटॉनिक मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स उनकी पहली टाइप है। इसका मतलब ये होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर्स, जिसमें टर्निंग, कर्वेचर्स, इनकी बात की जाती है। जिसको हम प्रॉपर्ली अगर बात करें तो हम कहते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में स्टिमुलस भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक्ट करता है, रिस्पॉन्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जबकि नास्टिक मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। इसमें ना तो स्टिमुलस की कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और ना ही इसमें रिस्पॉन्स की कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। तो पैराटॉनिक मूवमेंट की जो 2 टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट, इनका बेसिक डिफरेंस इनके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की डायरेक्शन का है। अगर स्टिमुलस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक्ट करता है, रिस्पॉन्स भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो इनको कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नास्टिक मूवमेंट, जिसको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि इन मूवमेंट्स में ना तो रिस्पॉन्स की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, ना ही स्टिमुलस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। नास्टिक मूवमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स एंड हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं विच आर ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्लस ग्रोथ। या तो ये ग्रोथ के चेंजेस की वजह से होती हैं या ये टर्गर के चेंजेस की वजह से होती हैं। तो ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ के चेंजेस की वजह से या टर्गर की चेंजेस की वजह से हो, मगर उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, इसको हम नाम देंगे निक्टिनास्टिक मूवमेंट का। इसकी टाइप ए को कहते हैं फोटोनास्टी और इसकी टाइप बी को कहते हैं थर्मोनास्टी। फोटोनास्टी में स्टिमुलस होगा फोटो पीरियड। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर स्टिमुलस लाइट नहीं है, लाइट का ड्यूरेशन है। फोटो पीरियड से मुराद होती है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। लाइट की तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन है, प्लांट सूरज से रोशनी हासिल करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन से स्टिमुलस एक्ट कर रहा है, अगर सिर्फ लाइट की बात करें। मगर अगर ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात करें कि लाइट कितने घंटे तक है, रोशनी का पीरियड 12 घंटे है, 14 घंटे है, 16 घंटे है, कितना ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट की डियर स्टूडेंट्स कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर फोटोनास्टी मूवमेंट में लाइट स्टिमुलस नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट स्टिमुलस है, और इस ड्यूरेशन ऑफ लाइट को कहा जाता है फोटो पीरियड। अब इसके हवाले से अगर हम बात करें तो फोटो पीरियड 2 किस्म का हो सकता है। आम तौर पे जो सर्दियों के दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, तो सर्दियों में हम कहेंगे कि फ़ोटो पीरियड जो है, लाइट का ड्यूरेशन जो है वो कम है।
और रातें लंबी होती हैं तो हम कहेंगे नाइट का ड्यूरेशन जो है वो, डार्क का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है। तो कुछ पौधे डियर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्दियों में फूल आते हैं जिनके ऊपर, इसका मतलब होगा वो प्लांट जिनमें सर्दियों में फूल आते हैं वो कहलाएंगे एसडीपीज़। एसडीपीज़ का यहाँ मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट्स। इसका मतलब है कि इनका लाइट का ड्यूरेशन कम होगा, 24 घंटों में से इनको 10 घंटे 11 घंटे लाइट चाहिए और बाकी इनका 13 घंटे 14 घंटे इनका डार्क का ड्यूरेशन होगा, ये कहलाएंगे शॉर्ट डे प्लांट्स। इसी तरह जो गर्मियों में फ्लावर्स देंगे वो कहलाएंगे लॉन्ग डे प्लांट्स, जिनका लाइट का ड्यूरेशन 15-16 घंटे का होगा और डार्क का ड्यूरेशन उसके कंपैरेटिवली सिर्फ 8-9 घंटे का होगा। तो अब ये प्लांट्स जिनके फ्लावर्स जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर्स का ओपन होना लाइट की प्रेजेंस एब्सेंस या डायरेक्शन पर डिपेंड, लाइट के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर इनको शॉर्ट डेज मिलेंगे तो इनके फ्लावर्स ओपन हो जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स को लॉन्ग डेज मिलेंगे, इनके फ्लावर्स ओपन हो जाएंगे, खिल। तो ये जो फ्लावर की सेपल पेटल की मूवमेंट है ये लाइट पे नहीं, किस पर डिपेंड कर रही है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे। और ड्यूरेशन ऑफ लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इस मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोनास्टी। और फोटोनास्टी में ऑब्वियसली होगा वही कि किसी एक साइड पे टर्गर प्रेशर या ग्रोथ ज़्यादा कम होगी जिसकी वजह से चेंजेस आएंगे मूवमेंट में। इसकी टाइप बी को हम कहते हैं थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी का मतलब होता है ऐसी मूवमेंट जिसमें टेम्परेचर की वेरिएशन इन्वॉल्व है। ऐसी मूवमेंट जिसमें टेम्परेचर की वेरिएशंस इन्वॉल्व हों, इसको हम कहते हैं थर्मोनास्टी। नाम से भी वैसे पता चल रहा है थर्मोनास्टी। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे फोटो पीरियड यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसी तरह टेम्परेचर की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। शाम में टेम्परेचर कम होता है, शाम में, रात में, डार्क के टाइम में, और दिन के वक्त में जब रोशनी होती है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसमें एक फ्लावर है जिसको हम बोलते हैं ट्यूलिप। ट्यूलिप फ्लावर इसकी एग्जांपल में लेंगे। इसमें क्या होता है कि शाम में इनके फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, दिन में इनके फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं, और ये वेरिएशन टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से है। जो इनके फ्लावर्स की पेटल्स हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं पेटल्स। तो ट्यूलिप फ्लावर की जो पेटल्स हैं, इनकी इस तरह से अगर हम बात करें पेटल्स की, तो पेटल्स की एक इनर साइड होगी, एक आउटर साइड होगी। जिस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी मूवमेंट उस तरफ होगी। तो शाम के वक्त में जब टेम्परेचर कम होता है तो इनकी इनर साइड पे ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है। इस इनर को आप लोअर सरफेस भी कह सकते हैं, और इस तरह से फ्लावर बर्ड की फॉर्म में आ जाता है, क्लोज हो जाता है। जब दिन का टाइम आता है तो इनकी आउटर साइड पे पेटल्स की इधर आउटर साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और फ्लावर इस तरह से ओपन हो जाता है। ये जो दिन में फ्लावर का ओपन होना और शाम में फ्लावर का क्लोज होना है, ये टेम्परेचर की वेरिएशन पर डिपेंड करता है इन ट्यूलिप फ्लावर। तो पेटल्स की इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं थर्मोनास्टी का। अब इसमें भी देख सकते हैं आपके स्टिमुलस रिस्पॉन्स कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं हो रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, नास्टिक मूवमेंट्स जिनको हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, इनकी दो टाइप्स हैं। इनकी दो टाइप्स में शामिल है निक्टिनास्टिक मूवमेंट, जो कि टर्गर और ग्रोथ के चेंजेस की वजह से होती है, और इनकी आगे दो टाइप्स हैं फोटोनास्टी एंड थर्मोनास्टी। फोटोनास्टी का जो स्टिमुलस है वो फोटो पीरियड है। फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कुछ प्लांट्स शॉर्ट डेज में फ्लावर्स देते हैं, यानी सर्दी के दिनों में फ्लावर्स देते हैं, इन्हें एसटीपीज कहते हैं। एसडीपी का फुल फॉर्म है शॉर्ट डे प्लांट्स। इनमें जब ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम इनको मिलता है तो इनके फ्लावर्स ओपन होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स एलडीपीज, इसका मतलब है लॉन्ग डे प्लांट जो गर्मियों में जिनके फ्लावर्स ओपन होते हैं। तो इस मूवमेंट के लिए फोटो पीरियड ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर है, ये फोटोनास्टी कहलाएगी। जिसमें टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना वेरिएशन इन्वॉल्व है, इसको कहेंगे थर्मोनास्टी। इसकी एग्जांपल में आते हैं ट्यूलिप फ्लावर्स और इनकी पेटल्स। इनकी पेटल्स में जब आउटवर्ड ग्रोथ ज़्यादा होती है तो फ्लावर ओपन हो जाते हैं, जब इनवर्ड ग्रोथ ज़्यादा होती है फ्लावर क्लोज। तो शाम के वक्त में ये फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, दिन के वक्त में ये फ्लावर्स खिल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। दूसरी टाइप जो नास्टिक मूवमेंट की है ये है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट।
हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में स्टिमुलस है कांटेक्ट, वो मूवमेंट जो कांटेक्ट छूने की वजह से, कांटेक्ट की वजह से हो, इसको हम नाम देते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स का। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट की एग्जांपल में आप लेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट भी आप इसको कह सकते हैं। इसके लीफ का लेमिना, लीफ का जो ब्रॉड हिस्सा होता है वो इस तरह से डिवाइडेड होता है कि वो बाइलोब्ड हो। लीफ का लेमिना 2 लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है और इनके मार्जिन्स के ऊपर इस तरह से ये ब्रिसल्स अटैच्ड हैं। जब कोई एनिमल यानी कि कोई इंसेक्ट्स, कोई अनलकी विक्टिम आकर इनके ऊपर बैठता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो दीज लोब्स विल कम टुगेदर, ये लोब्स जो होंगी वो इकट्ठी हो जाएंगी। कैसे इसमें होगा? मसलन इस तरह से ये 2 लोब्स हैं, 1 2, दोनों आपस में दरमियान में जुड़ी हैं, इसको कहते हैं मिडरिब। जैसे ही कोई अनलकी विक्टिम यहाँ पर आके बैठेगा, दीज लोब्स विल कम टुगेदर और इस तरह वो इंसेक्ट को अपने अंदर एंट्रैप कर लेंगी। अब इस मूवमेंट के लिए स्टिमुलस एनिमल का, इंसेक्ट का टच करना है, कांटेक्ट करना है, इसलिए इस टाइप ऑफ मूवमेंट को कहा जाता है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट, इसको कहा जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप इसकी एग्जाम्पल में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारी नास्टिक मूवमेंट्स की जो टाइप्स थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ये आपको मैं फिर बता दूं कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन अलहदा से पूछा जाता है, पैराटॉनिक मूवमेंट्स का लॉन्ग क्वेश्चन अलहदा से पूछा जाता है। पैराटॉनिक मूवमेंट की एक टाइप ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसकी आगे 5 टाइप्स हैं, वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में अभी तक हमने नास्टिक मूवमेंट्स को डिस्कस किया है जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। इनकी आगे 2 टाइप्स हैं, उनके नाम क्या हैं? निक्टिनास्टिक मूवमेंट और हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। निक्टिनास्टिक मूवमेंट होती हैं ड्यू टू चेंजेस इन ग्रोथ एंड टर्गर। इनकी आगे फिर 2 टाइप्स हैं जिसमें स्टिमुलस लाइट का ड्यूरेशन हो, फोटो पीरियड हो, इसको कहते हैं फोटोनास्टी। जिसमें टेम्परेचर की वेरिएशन स्टिमुलस हो, इसको कहते हैं थर्मोनास्टी। और जिसमें कॉन्टैक्ट स्टिमुलस हो, वो इसकी दूसरी टाइप है, इसको कहते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ MCQ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे अगर ये मूवमेंट के जो नेम्स हैं, इन्हीं को अगर हम एग्जांपल लें, अगर आपसे पूछा जाए मूवमेंट ऑफ पेटल्स इन ट्यूलिप फ्लावर इज एग्जांपल ऑफ, मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख भी देता हूँ, मूवमेंट ऑफ, ये MCQ के पॉइंट से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ ट्यूलिप फ्लावर पेटल्स आर इंक्लूडेड इन। तो डियर स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट में पूछा गया है कि ट्यूलिप फ्लावर की पेटल्स की मूवमेंट किस टाइप में शामिल होगी, किस एग्जाम्पल में आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किसकी एग्जाम्पल में हमने लिखा है, थर्मोनास्टी की। इसी तरह स्टेटमेंट एक और MCQ की स्टेटमेंट में इसमें लिख देता हूँ, स्टिमुलस इन हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स इज। अब इसकी ऑप्शन क्या बनाएंगे, पहले स्टेटमेंट बता दूं। स्टिमुलस इन हेप्टोनास्टिक मूवमेंट इज, अब जैसे इसमें हम कहते हैं कि स्टिमुलस है फोटो पीरियड, स्टिमुलस है टेम्परेचर, स्टिमुलस है कांटेक्ट, इसी तरह कोई एक और ऑप्शन भी। तो हमें पता है कि हेप्टोनास्टिक मूवमेंट किस वजह से होती हैं, कांटेक्ट की वजह से होती हैं। तो ये चीज़ें चंद आपने इसमें याद रखनी है कि एक मूवमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर उनकी क्या क्या एग्जाम्पल हैं,
और हर टाइप में स्टिमुलस, बेसिक स्टिमुलस क्या है जिसकी बेस के ऊपर उसको दूसरी टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारी ये प्लांट मूवमेंट्स की टाइप्स कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स इन मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के प्लांट मूवमेंट्स के टॉपिक के बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाला है, वो है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट्स। इन प्लांट मूवमेंट्स में जो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, अब ग्रोथ सब्सटेंस किसको कहते हैं ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। प्लांट्स में ग्रोथ सब्सटेंस हार्मोन्स को ही कहते हैं, प्लांट्स के हार्मोन्स को ही कहा जाता है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। तो रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस मीन रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स इन द प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट की मूवमेंट में ग्रोथ हार्मोन्स का क्या रोल है, इसको यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि एक फिनोमिना है जिसको कहा जाता है फोटोपीरियोडिज्म। इसमें जो फ्लावर की मूवमेंट्स हैं इनको कहा जाता है फोटोनास्टी। इस फोटोपीरियोडिज्म को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन है जिसको कहा जाता है IAA। IAA की फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है। और कॉमनली इसी IAA को कहा जाता है ऑक्सिन। इनफैक्ट प्लांट में सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ वो ऑक्सिन ही है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो एनिमल्स और प्लांट के हवाले से है, वो भी याद रख लें कि एनिमल्स में जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं बाय एंडोक्राइन सेल्स, टिश्यूज़ और ग्लैंड्स, कोई भी नाम ले लें आप, और वो ब्लड के ज़रिए अपनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचते हैं और वहाँ पर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट में एक एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है जो हार्मोन्स पैदा करता है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, और हार्मोन्स मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, जिसमें ग्रोथ भी हो सकती है, जिसमें ग्रोथ के अलावा फंक्शन भी हैं। जबकि प्लांट्स में ना तो कोई एंडोक्राइन सेल, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यूज़ हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं। और प्लांट में जितने भी हार्मोन्स हैं ये सब के सब ग्रोथ सब्सटेंसेस इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रोथ को ही रेगुलेट करते हैं। हर प्लांट किसी जगह पर ग्रोथ इनहिबिटर होगा, ग्रोथ को कम करेगा, या ग्रोथ स्टिमुलेटर होगा, ग्रोथ को ज़्यादा करेगा। इसी तरह से ये प्लांट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रेवियोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं रूट की और स्टेम की, इनके हवाले से अगर हम हार्मोन्स के रोल की बात करें तो सीड में जिस पार्ट से सीड के एम्ब्रियो से नया प्लांट पैदा होता है इसको हम कहते हैं, सीड के अंदर एक एम्ब्रियो मौजूद होता है। सीड का वो पार्ट जो रूट बनाने वाला है इसको कहा जाता है रेडिकल। रेडिकल से सीड के प्लांट की रूट बनती है। एम्ब्रियो के अंदर एक और पार्ट है, इसको कहा जाता है प्लोम्यूल। प्लोम्यूल से प्लांट का स्टेम डेवलप होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी सीड को ज़मीन में दबाते हैं, हमने ये सीड को ज़मीन में दबा दिया, अब जब इससे नया प्लांट बनना शुरू होगा तो एक बात याद रख लें कि हमेशा प्लांट की पहले रूट बनती है, उसके बाद उसकी शूट बनती है। तो ये जो पार्ट रेडिकल रूट बनाने वाला है इसकी ग्रोथ होगी, इलॉन्गेशन होगी, और ये इमर्ज होके सीड से बाहर आ जाएगा। तो रेडिकल से जो रूट बनने वाला पार्ट, जो रूट बनाने के लिए पार्ट इमर्ज हुआ है बाहर, इसको नाम दिया जाएगा कोलियोराइजा। रेडिकल के इलोंगेटेड पार्ट को क्या कहा जाएगा, कोलियोराइजा। इट विल गिव राइज टू रूट। तो रेडिकल ने रूट बनानी है, बट रेडिकल का जो पार्ट सीड से बाहर इमर्ज होगा इसको कहा जाएगा कोलियोराइजा। इसके बाद प्लोम्यूल का जो पार्ट सीड के बाहर इमर्ज होगा इसको कहा जाएगा कोलियोप्टाइल। इट विल बी कॉल्ड एज
कोलियोपटाइल। ये मैं फ़र्क बता दूं आपको, सीड के एम्ब्रियो का वो पार्ट जो स्टेम को डेवलप करता है, शूट को पैदा करता है, ये भी कह सकते हैं आप, इसको कहा जाता है प्लोम्यूल। रेडिकल एम्ब्रियो का वो पार्ट है जिससे रूट बनती है। जब हमने ज़मीन में बीज को दबाया, इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई, तो जो पहला पहला पार्ट सीड से बाहर निकला, डेफिनेटली वो रूट से रिलेटेड पार्ट है, वो रेडिकल से बना है। जो इसका स्टम्प यानी मर्ज होने वाला पार्ट है, इसको कहा जाएगा कोलियोराइजा। कोलियोराइजा विल गिव राइज टू रूट। कोलियोपटाइल स्टम्प प्लोम्यूल से पैदा हुआ है, इट विल गिव राइज टू शूट, इससे शूट पैदा होगी। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म, तरीकाकार क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ हार्मोन्स के हवाले से। इसकी ये जो टिप है, इसको कहा जाएगा एपेक्स। एपेक्स में एक हार्मोन पैदा होगा जिसका नाम है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको ऑक्सिन भी कहते हैं। तो ये बात याद रख लें कि ऑक्सिन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, एपेक्स में होता है। मगर ये एक्ट किधर करेगा, इट विल एक्ट बिहाइंड एपेक्स। ये जो एपेक्स के बिहाइंड एरिया है, इसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। अब एपेक्स में ऑक्सिन पैदा होगा और एपेक्स के बिहाइंड ऑक्सिन डिस्ट्रीब्यूट होगा अनइक्वली। ये अपर साइड है, यहाँ पर ऑक्सिन की मिकदार कम होगी, यहाँ पर ऑक्सिन की मिकदार कम होगी, वहाँ पर इलोंगेशन का अमल ज़्यादा होगा। जो इसकी लोअर साइड है, यहाँ पर ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इलोंगेशन का अमल स्लो होगा। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि ये उलट है। देखें, अब फिर मैं बता दूं आपको कि ऑक्सिन पैदा कहाँ होगा, कोलियोपटाइल स्टम्प्स की टिप्स पर। किसी भी रूट या शूट की टिप को एपेक्स कहते हैं। एपेक्स में पैदा होगा ऑक्सिन, ऑक्सिन कह दें या इंडोल एसिटिक एसिड कह दें, एक ही बात है। एपेक्स में पैदा होने के बाद बिहाइंड एपेक्स, एपेक्स के पीछे चला जाएगा और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी, यानी किसी एक साइड पर ऑक्सिन की मिकदार कम होगी। अगर अपर साइड पर ऑक्सिन की मिकदार कम है तो यहाँ पर इलोंगेशन का अमल ज़्यादा होगा। लोअर साइड पर ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा है तो यहाँ पर इलोंगेशन का अमल कम होगा। यानी इलोंगेशन और ऑक्सिन की कंसंट्रेशन में इन्वर्स रिलेशन है। जहाँ पर ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा होगी, इलोंगेशन कम, यहाँ पर ऑक्सिन की मिकदार कम होगी, इलोंगेशन ज़्यादा। तो अब अगर इसमें आप स्टिमुलस लेते हैं ग्रेविटी को, तो ये पार्ट जो कि कोलियोपटाइल स्टम्प है, जिस साइड में इलोंगेशन ज़्यादा है, ये उसकी ऑपोजिट साइड में कर्व्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपर साइड में इलोंगेशन ज़्यादा है, अपर साइड में इलोंगेशन ज़्यादा होगी तो ये डाउनवर्ड कर्व हो जाएगा, लोअर साइड में इलोंगेशन ज़्यादा होगी तो ये अपवर्ड कर्व हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको कोलियोपटाइल स्टम्प की बजाय इसको कोलियोराइजा लिख लें, जो कि रूट बनाने वाला पार्ट है, तो क्योंकि इसकी अपर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा है, इट विल कर्व्ड लाइक दिस, इट विल कर्व डाउनवर्ड। और ये किससे पैदा हुआ होगा, रेडिकल से, और इससे क्या डेवलप होगी, रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडिकल से क्या बनेगा, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा की टिप में क्या बनेगा, एपेक्स में ऑक्सिन, ऑक्सिन बिहाइंड द एपेक्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जहाँ पर ऑक्सिन की मिकदार कम है वहाँ इलोंगेशन ज़्यादा, जहाँ ऑक्सिन ज़्यादा है वहाँ इलोंगेशन कम। तो ये रूट का डाउनवर्ड बेंड हो जाना, इस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब अगर हम यही बात प्लोम्यूल के लिए करेंगे तो प्लोम्यूल जो है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये किसको पैदा करता है, स्टेम को या शूट को। तो इसका जो पार्ट इमर्ज होगा सीड से, इसको कहा जाएगा कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल में इसी तरह एपेक्स,
एपेक्स में क्या पैदा होगा? हार्मोन जिसका नाम है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन। यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिहाइंड एपेक्स यहाँ पर। अब ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। क्योंकि ये स्टेम बनने जा रहा है, इसने अपवर्ड कर्व होना है, तो इसकी लोअर साइड पर ऑक्सिन की मिकदार कम होगी। जैसे रूल आपको बताया, जहाँ पर ऑक्सिन की मिकदार कम हो वहाँ पर इलोंगेशन का अमल ज़्यादा होगा। ऑक्सिन की मिकदार इधर कम है, इलोंगेशन का अमल ज़्यादा है। ये कौन सी साइड है? लोअर साइड है। और अपर साइड में क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सेल्स की इलोंगेशन कम होगी। ये अपर साइड है। अब आप देख सकते हैं कि अपर साइड में इलोंगेशन कम है, लोअर साइड में इलोंगेशन ज़्यादा है। रूल आपको ये बताया है कि जिस साइड पर इलोंगेशन ज़्यादा होगी उसके अपोजिट साइड पे ऑर्गन कर्व्ड हो जाएगा। तो ऑर्गन में ये जो कर्वेचर्स पैदा होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलस, इसका रूल ये है कि जिस साइड पर इलोंगेशन ज़्यादा होगी उसके अपोजिट साइड पर ऑर्गन कर्व्ड हो जाएगा। और इस केस में आप देख सकते हैं कि लोअर साइड पे इलोंगेशन ज़्यादा है, तो लोअर साइड पे ऑक्सिन हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड कम है। अपर साइड पे इलोंगेशन कम है और इंडोल एसिटिक एसिड ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्गन कर्व होकर किस तरफ बढ़ेगा? अपर साइड पे बढ़ेगा। और इसके रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी के हवाले से, क्योंकि वहाँ भी हमने ग्रेविटी ली है, इसको कहा जाएगा नेगेटिव जियो या ग्रेवियोट्रोपिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात आप याद रख लें कि प्लोम्यूल से बनता है कोलियोपेटाइल स्टम्प। जो पार्ट सीड से बाहर निकले उसे कहेंगे कोलियोपेटाइल स्टम्प। इसने शूट को, स्टेम को पैदा करना है। कोलियोपेटाइल स्टम्प की जो अपर सरफेस है, इसमें ऑक्सिन की मिकदार कम होगी और ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा होगी और इलोंगेशन कम। और लोअर साइड पे ऑक्सिन की मिकदार कम और इलोंगेशन ज़्यादा होगी, इसलिए कोलियोपेटाइल स्टम्प अपवर्ड कर्व करेगा। जबकि रूट के लिए यानी कोलियोराइजा के लिए अपर साइड में ऑक्सिन की मिकदार कम और इलोंगेशन ज़्यादा होगी, इसलिए ये डाउनवर्ड कर्व करेगा। यानी रूट का रिस्पॉन्स होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और शूट का रिस्पॉन्स होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कैसे कंट्रोल करेगा? बाय इट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया कोलियोपेटाइल स्टम्प और कोलियोराइजा के हवाले से। इसमें ये डायग्राम को थोड़ा आप ज़रा क्रिटिकली एक दफ़ा बनाएं भी, इसको एनालाइज भी करें और बुक के टेक्स्ट के साथ इसको रख के पढ़ें, तो फिर ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एपिनास्टी, ये हमने पहले भी बात की थी, ग्रोथ मूवमेंट की टाइप है, इज़ कॉज्ड बाय अ प्लांट हार्मोन जिसका नाम क्या है? ऑक्सिन। हाइपोनास्टी, ये भी एक ग्रोथ मूवमेंट की टाइप है, इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ प्लांट हार्मोन जिबरलिन्स। इसी तरह जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं, नास्टिक मूवमेंट्स वो होती हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ग्रोथ को इनहिबिट करने को एब्सिशन भी कहते हैं, और उस हार्मोन को एब्सिसिक एसिड कहते हैं। और ग्रोथ स्टिमुलेटर, अब स्टिमुलेटर में जिबरलिन भी आता है, ऑक्सिन भी आता है, इनकी रेशो की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस पार्ट को अगर हम समराइज़ करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर सब्सटेंसेस या ग्रोथ सब्सटेंसेस कहते किन्हें हैं? प्लांट में हार्मोन्स को कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स में फोटोपीरियडिज्म को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका हम कहेंगे कि उसका नाम है ऑक्सिन, और ऑक्सिन का केमिकल नेम है IAA, जिसकी फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। इसी तरह प्लांट्स में एपिनास्टी कौन सा हार्मोन कॉज करता है? तो MCQ के हवाले से हम कहेंगे एपिनास्टी इज़ कॉज्ड बाय ऑक्सिन, हाइपोनास्टी इज़ कॉज्ड बाय जिबरलिन,
अगर हमसे पूछा जाए कि प्लांट की नास्टिक मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, तो हम इसमें कहेंगे रेशो ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स विच कॉजेज एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब भी इनहिबिट होना है, ग्रोथ का रुकने को कहते हैं। एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर जैसे कि जिबरलिन, इनकी रेशो डिसाइड करती है कि नास्टिक मूवमेंट्स को कंट्रोल इनकी रेशोज करती हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन की और ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन्स की। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो कर्वेचर्स होते हैं, जैसे रूट डाउनवर्ड कर्व होती है, स्टेम अपवर्ड कर्व होता है, इसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, तो इसमें हम नाम देंगे ऑक्सिन हार्मोन का। और उसका तरीकाकार क्या होता है, ऑक्सिन हमेशा पैदा होता है एपेक्स में, वहाँ से मूव करके डिफ्यूज़ करके चला जाता है बिहाइंड एपेक्स। बिहाइंड एपेक्स जो एरिया मौजूद होता है इसको कहते हैं इलोंगेशन। एक और यहाँ पर बात बता दूँ आपको, इलोंगेशन का मतलब ये होता है कि ये वो जगह है जहाँ पर सेल्स की तादाद नहीं बढ़ती बल्कि सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता है, लेंथ, डायमीटर, वॉल्यूम, ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो जहाँ पर ऑक्सिन की मिकदार कम वहाँ इलोंगेशन ज़्यादा, जहाँ ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा वहाँ इलोंगेशन कम। और रूल ये है कि जिस साइड पर इलोंगेशन ज़्यादा होगी ऑर्गन उसके अपोजिट साइड पे कर्व्ड होगा। जैसे रूट ने डाउनवर्ड कर्व्ड होना है तो इलोंगेशन अपर साइड पर ज़्यादा होगी, स्टेम ने अपवर्ड कर्व्ड होना है तो इलोंगेशन लोअर साइड पर ज़्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स की मूवमेंट में हार्मोन्स का, ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंसेस का रोल था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर हमारी प्लांट मूवमेंट्स का टॉपिक और प्लांट मूवमेंट्स के हवाले से जो हार्मोन्स का रोल है वो कंप्लीट हो जाता है।